बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और इस वक्त गर्मी से जूझ रहे होंगे क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश हुई भी है कुछ पिछले दिनों, लेकिन उसके बाद गर्मी की शिद्दत में एकदम से फिर इजाफा देखा जा रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं, सीजन 10 के मैचेस हैं और शानदार मैचेस हो रहे हैं। और कल के मुकाबले की अगर बात करें, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले बैटिंग की दावत दी, लेकिन फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कमाल कर दिखाया। पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 251 रन बनाए और यूनाइटेड की जानिब से जो एलेक्स हेल्स और साहबजादा फरहान है 153 रन की उन्होंने शानदार शराकत कायम की है। एलेक्स हेल्स ने 35 गेंदों पर 88 रन बनाए, जबकि साहबजादा फरहान ने 73 रन बनाए और उसके बाद वो आउट हो गए। साहबजादा फरहान की जो ओवरऑल कारकर्दगी बेहतरीन जा रही है पीएसएल के दौरान। जी हाँ, और मेरा ख्याल है जो हम कल बात कर रहे थे कि रूठी फतह को मना पाएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड या नहीं, तो उन्होंने मना लिया है जनाब। ये जो पीएसएल का मैच है, इसकी एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कल का मैच उसको ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के मुतालिक मंसूब किया गया था और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है, हमने देखा खुसूसी एक पिंक कलर की किट थी, उसके साथ वो मैदान में उतरी, जबकि जो कराची किंग्स है वो पिंक कलर की कैप पहनकर इस मैच में शरीक हुए। और पीएसएल में जनाब आज का भी आपको बता देते हैं, आज आराम का दिन है, फिर कल लाहौर के कदाफी स्टेडियम में मेला सजना है, प्ले ऑफ मरहला शुरू होना है और फिर पता चल रहा है जनाब कि कौन जाता है फाइनल में। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर 1 में टॉप टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबल होगी और तीसरे नंबर जो कराची किंग्स है एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला करेंगे। इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। कहा कि आगाज में आपको हल्की फुल्की सी अपडेट दे दे, अच्छी खबरें देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अब जरा बात कर लेते हैं पाक भारत जंग बंदी के बाद की जो सफारती कोशिशें हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द दुनिया भर के वफूद से मिलेगा और दुनिया के सामने भारत की मकरू चालों को बेनकाब करेगा। पाकिस्तान हमेशा से वैसा ऐसा करता आया है और ये वक्त की जरूरत भी है फिलहाल। उधर भारत ने 51 अरकान पर मुश्तमिल 7 वफूद दुनिया भर में भेजने का ऐलान किया है। दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज कराची का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की और पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड के दौरे पर अपने खिताब में कहा कि कशीदा सूरत हाल में कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। हमें पाक बहरिया की गैर मामूली कारकर्दगी पर फख्र है। हिम्मत नहीं पड़ी हमारी बहरी फौज की तैयारी को देखकर और जिस तरह उनकी पिटाई की गई बरी फौज के हाथों और फ़ज़ाई फौज के हाथों, शायद वो मज़ीद पिटने के लिए और मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। ये वो तारीख़ का एक काबिल फ़ख्र ये वाक़या है जिसने पाकिस्तान को पहले भी और आइंदा के लिए भी नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस और उन्होंने अमन की खातर और इस खत्ते में अमन की खातर उन्होंने बहुत, उनके साथियों ने, उनकी टीम ने बहुत इसके ऊपर काम किया दिल जमी के साथ और सदके दिल के साथ और उन्होंने जंग बंदी में एक कलीदी किरदार अदा किया। हकीकतन एक अच्छे खैर खा दोस्त का किरदार अदा किया और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के हवाले से भी मैं अपना एक मुखलसाना किरदार अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर, सऊदी वली अहद, सदर यूएई, अमीर कतर, आज़रबाईजान के सदर और टीम का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप एज मैन ऑफ पीस जिन्होंने दोनों एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग बंदी कराई है, मैं दिल की गहराइयों से अमरीकी सदर का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक खैर खा दोस्त का किरदार अदा किया है, वो कश्मीर के हवाले से भी मुखलिसाना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दौरा चीन पर हैं, जहाँ आज उनके हम मनसब अफगान वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच रहे हैं, जहां अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत से सफारती महाज हैं जहां पर अपना अपना मौक़िफ़ पेश किए जाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या सोचते हैं कि बिलावल भुट्टो के ज़ेर सरपरस्ती जो वफूद जा रहे हैं कितने कारगर साबित हो सकेंगे, वो जो एक एजेंडा भारत की जानिब से कायम किया जा रहा है?
जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, अभी इंडिया ने एक कोशिश कर रही है, जो उनका डिप्लोमेसी में या मिलिटरीली और पॉलिटिकली जो शिकस्त हुई है, ह्यूमिलिएशन हुई है, उसको कुछ साल्वेज करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं। देयरफॉर वो डेलीगेशन भेज रहे हैं। और देखें, इसमें खिदमत ली शशि थरूर की, जो अपोजिशन के हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनको लिया है। और वो जाके एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी करेंगे, फिर वो टाइम लेंगे, फिर देखेंगे पाकिस्तान की और टेक्नोलॉजिकल एज है उसको कैसे काउंटर करना है, और इस तरह के वो चीजें वो उसमें। जी ब्रिगेडियर साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, कनेक्टिविटी का कोई इशू चल रहा है, उसको करते हैं जी रिजॉल्व। बिल्कुल कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से डिप्लोमेसी की कोशिशें दोनों जानिब से की जा रही हैं, लेकिन खास तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान मेरे ख्याल से सफारती महाज पर भी आगे ही चल रहा है, जिस तरीके से हमारे जो एलाइज है वो हमारे साथ खड़े हैं, और पूरी दुनिया बेशक हर दफ़ा ही पाकिस्तान भारत के जो घटिया इरादे उनको बेनकाब करता आया, लेकिन इस बार तो खुद ही जो उसका एजेंडा था या जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसमें वो खुद ही बुरी तरह से फंस कर रह गया और उसको मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल है ना, आपने देखा है ये सिलेक्शन की बात अक्सर वो किया करते हैं, बिलावल भुट्टो ही कहा करते थे कि इलेक्ट नहीं सिलेक्ट, लेकिन इस वक्त जिन्होंने उनकी सिलेक्शन की है इन वफूद की सरबराही के लिए, तो बेहतरीन सिलेक्शन है। मेरा ख्याल है कि इस पूरे दौरान, इस पूरे कशीदगी के दौरान जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इंटरव्यूज में कहा है वो बहुत सॉलिड, बहुत जामे तौर पर नेशनल मीडिया पर जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा बिलावल भुट्टो जरदारी लड़ा है वो बिल्कुल काबिल सत्ताइश भी है, इसीलिए इस वक्त की क़यादत भी वही कर रहे हैं, और हमारे मंजे हुए जो सियासतदान है वो इस वक्त का हिस्सा है। और डेफिनेटली पाकिस्तान ऑलरेडी भी एक प्लस पॉइंट के साथ ही चल रहा है सफारती महाज पर, तो आगे चलकर भी कामयाबी होंगी ही होंगी। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है इसके जवाब में आलमी सतह पर जो मुहिम है वो करना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए ये एफर्ट्स जो है वो की जा रही हैं जिस तरीके से। और जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने बात की है कि हम आगे ही चल रहे थे भारत से, और जिस तरह से भारत ने अटैक किया और उसके बाद फिर हमने भारत पर अटैक किया, और फिर भारत का आगे से जवाब ये था कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। तो अगर आप डेफिनेटली किसी मुल्क में जाकर उसकी सरहदों की खिलाफ वर्जी करेंगे, वहां जाकर आप उनके सिविलियंस को निशाना बनाएंगे, तो जवाब, हाँ, और जवाब तो फिर आपको मिलेगा। और हम आपको यही बता रहे थे कि हमें टेस्ट ना कीजिए, हम फुली प्रिपेयर्ड है, हम तैयार है, तो किसी किस्म की ऐसी हरकत मत कीजिएगा, आपको वार्न किया था। लेकिन वार्निंग शायद भारत को नहीं समझ आई। उनको जंगी महाज पर हमने उनका मुकाबला किया, और जंगी महाज पर आप देखें हमने उनको बिल्कुल चित कर दिए, चारों शाने चित होता है ना, वो किया है। अभी डॉकयार्ड पे वजीर आजम ने भी कहा कि हमारी नेवी का भी बेहतरीन किरदार रहा है, फजाइया के तो दीवाने हुए पड़े हैं लोग, आर्मी की भी जो कारकर्दगी शानदार है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि सफारती महाज पर भी आप जो लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, बाकी वफूद हैं, वो लीड कर रहे हैं, क्योंकि ये इस सफारती महाज पर भी उनको शिकस्त देना बहुत जरूरी है। पानी अगर पत्थर पर भी पड़ता रहे तो वो निशान छोड़ जाता है, इसलिए जरूरी ये है कि उस महाज पर उसका मुकाबला किया जाए और उसको डिसेमिनेट किया जाए। जो वो फेक न्यूज का कल्चर है भारत में, और फेक न्यूज के दीवाने हैं लोग, कुछ भी उनको सुना दे वो आप पर यकीन कर लेंगे। लेकिन देखें, गोदी मीडिया को का जो एक पूरा एजेंडा है वो दुनिया भर जो है उसको बता रही है, एक्सपोज कर रही है। और इवन के भारत के अंदर ही आवाजें उठनी शुरू हो गई है, बहुत सारे ऐसे जो उनके समझे जाते थे कि वो ऐसे तज्जियाकार या जो कोई दुरुस्त बात करेंगे, उन्होंने भी इसमें भरपूर हिस्सा डाला है। ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं बता रहा था कि वो जिस तरीके से भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो हमारा नैरेटिव था वो बाई कर लिया है, वो देखें कहीं पे तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी थ्रू आउट, इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो भी पॉइंट है एक्नॉलेज किया है, इंडोर्स किया है। सो दैट्स वाई कि इंडिया डिप्लोमेसी में भी शिकस्त उनको हुई थी, दैट्स वाई वो अभी सारी ये मूवमेंट कर रहे हैं। और देखें मोर ओवर प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी रिसेंटली जब मिडिल ईस्ट के टूर पे थे, 6 दफा उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, अप्रिशिएट किया, लीडरशिप को अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो फिर ऊपर से ये था जब वो कहते हैं कि हम मीडिएट करने लगे हैं, हम तैयार हैं मीडिएट करने के लिए, और फिर साथ ही जो ट्वीट करते हैं मार्को रूबियो, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल वेन्यू, तो वो भी हमारी सक्सेस है। वो दुनिया जो है पाकिस्तान को ट्रीट करती है एट पार विद इंडिया, नॉट लोअर देन इंडिया। सो पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है।
तो वो हमारी कामयाबी है, डिप्लोमेटिकली भी है, मिलिटरीली भी है और पॉलिटिकली भी है, और ये दुनिया एक्नॉलेज करती है। जो इंडिया को बड़े सेटबैक से आप देखें, इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा के देख लें, द इकोनॉमिस्ट को देख लें, फ्रांस 24 को देखें, लिमोंड को देख लें, या और दूसरे मीडिया, BBC है, उन्होंने कहा कि जो ये जंग थी, जो कन्फ्लिक्ट था, ये पाकिस्तान ने जीत लिया है और इट वाज अ सीरियस सेटबैक फॉर इंडिया। एग्जैक्टली ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अभी हम भी बात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब का भी अभी हमने एक बयान सुनवाया, वो कह रहे हैं कि ट्रंप इज़ द मैन ऑफ पीस, और उन्होंने ये जो मामला है, इसे पाक भारत जो कशीदगी है उसके अंदर सालसी का किरदार अदा किया, लेकिन इंडिया इससे डिनाई कर रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार। और अब जो रिसेंट जो पाक भारत जंगबंदी है, इसके ऊपर जो सेक्रेटरी खारजा इंडियन, वो ये कह रहे हैं कि ये इसमें ट्रंप का कोई किरदार नहीं था, इसमें उनकी सालसी का कोई किरदार नहीं था, ये दो तरफा थी जंगबंदी और आपस में ही दोनों ने डिसाइड किया। लेकिन वज़ीर आज़म साहब भी इसका एतराफ़ कर चुके हैं, इसाक़दार साहब भी, नायब वज़ीर आज़म साहब भी बारहा ये कह चुके हैं कि ट्रंप जो है उसके पास, यानी अमेरिका के पास इंडिया गया और फिर ये जो जंगबंदी है वो हुई। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि ये वो प्रेशर है जो डोमेस्टिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है अगेंस्ट बीजेपी या संघ परिवार का। जहां तक मैंने कहा ना कि मिलिट्री, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक नुकसान हुआ, वहां पे इंटरनल जो कैपिटल जिसे कहते हैं, जो डोमेस्टिक लोग हैं, वो मोदी के अगेंस्ट हुए, बीजेपी के अगेंस्ट हुए। बीजेपी देखिए ऑलरेडी मुश्किल से इलेक्शन जीती है और दो पार्टियों के बलबूते पे पावर में है, एक भी हट गई तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। सो सेटबैक्स मिले हैं, तो अब उनको बेसिकली कवर अप करने के लिए, अभी आप स्टेटमेंट्स देखें, पाज है, मोदी साहब कह रहे थे कि हमने अभी करना है, फलानी करना है, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस तरह रेटरिक्स हैं ये। और जिस तरीके से विक्रम साहब ने, उनके सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने ऐसी बात की है कि ट्रंप ने नहीं था, लेकिन उनको पता है मार्को रूबियो इसमें इन्वॉल्व था और इसमें यकीनन CIA के लोग भी शामिल होंगे और व्हाइट हाउस के लोग शामिल थे। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट करता है, इसका मतलब था कि उन्होंने खुद करवाया ना, वरना उसको कहाँ से वो बात पता चली। सो देयरफॉर ये बेसिकली वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, उनके कंजम्पशंस के लिए, उनके एंगर को एड्रेस करने के लिए ये कहानियां गढ़ी जा रही हैं, ताकि एक किस्म की जो फिजा है बीजेपी के अगेंस्ट, उसको कहीं कंट्रोल किया जा सके, उसमें कोई काम न सके, हालात को कंट्रोल करने के लिए ये है, बाकी ड्रामा है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल अभी एक नई जो रीसेंट ट्वीट आई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्रोकर कर रहे हैं इस वक्त यूक्रेन और रशिया के हवाले से भी, और वहां पर भी अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो उनका किरदार अपने मैंडेट के हवाले से जारी है, जहां हमें नजर आ रहा है कि वो एक खास किरदार अदा करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में अमन लाने के लिए और तिजारत को फैलाने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब जो इंडिया का जो एक नैरेटिव है, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अप्रोच नहीं किया, ये अमेरिका की जानिब से या पाकिस्तान की जानिब से पहल की गई है, तो वो बिल्कुल नेगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो अपना माइंड नहीं बना पा रहे हैं। वो कुछ भी कहते हैं और फिर उसी को नेगेट कर देते हैं। देखिए, डोमेस्टिक प्रेशर बड़ा बिल्डअप हुआ, अपोजिशन को एक बड़ा चांस मिल गया है, और इसके अलावा देखें जिस तरीके से उन्हें भड़के मारी थी, जिस तरह हम कहते हैं ना, बड़ा एक अच्छा, बड़ा जबरदस्त किस्म का एक आर्टिकल दीवार में छपा है, और उसमें लिखने वाले कि फॉर्मर DG BSF हैं सूद, उन्होंने लिखा कि संजीव सूद है, उन्होंने लिखा कि एक रिटायर्ड मेजर साहब वाज फायरिंग मिसाइल्स ऑफ रेटरिक्स, और उन्होंने जनरल साहब थे, वो चाह रहे थे पाकिस्तान शुड बी वाइप्ड ऑफ द फ्रॉम द एटलस। और उन्होंने कहा कि ये जो सिलसिला था, जो इंडियन मीडिया का कवरेज थी, उन्होंने कहा ये एक बार फिर मेरा ख्याल है राब्ता मुनक़ता हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर साहब से राब्ता एक बार फिर करते हैं। और ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि एजेंडा सेटिंग करने के लिए भी यू हैव टू बिल्ड अप अ स्टोरी, और उस स्टोरी को बयान करने के लिए भी आपके पास बयान करने वाले अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास बयान करने वाले अच्छे नहीं है, आप कभी भी अपनी स्टोरी नहीं बता पाएंगे। रोज आप बयान करने वालों से कोई बयान दिलवाते हैं और अगले दिन उसके हवाले से कुछ और कह देते हैं, तो दुनिया कैसे बिलीव करेगी आप पर, जहां पर उनका जो मीडिया है, दुनिया करती आई है बिलीव, लेकिन इस बार भारत के देखिए ना, पहले हमसे पहले उनकी कितनी एक इमेज थी जिसको लेकर कभी आप देखते थे मोदी और ट्रंप साथ खड़े हैं स्टेज पर, वो मोदी साहब अमेरिका में जाके तकरीरें कर रहे हैं, यहाँ पर हमें तो समझ नहीं आती उनकी, वहां जाके ये तकरीरें कर रहे थे। लेकिन अब देखें, अब सूरत हाल बिल्कुल पलट गई है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही है, और ब्रिगेडियर साहब से बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं
और एक आर्टिकल भी इस हवाले से छपा है, जिस तरह से एहसान का सहारा लिया है जो भारतीय हुकूमत है उसने इंडिया में, जिस तरह से हम देख लें नरेंद्र मोदी है, अजीत डोवल, अमित शाह, जयशंकर, ये एक ऐसा टोला है जो दुनिया का अमन तबाह करने पर तुल चुका है। इनसे कोई वैसे इंतहा पसंद इनकी सोच है, इनसे कोई बेहतरी की उम्मीद तो नहीं लगाई जा सकती? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। देखें कि ये तो इनके प्रॉक्सीज हैं। ये ब्रास भी 2018 में उन्होंने बनाई थी और जो दूसरा जो फितना खारिज को उन्होंने शामिल किया 2020 में, और उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया। तो ये जो एहसान है ये तो इनका एसेट है, और उनका वो तो एबीसी उसको आते नहीं है, तो वो कैसे इतना आर्टिकल लिख सकता है? ये तो आर्टिकल उन्होंने खुद लिख के छपवा दिया है। और देखें वो जो अखबार है वो भी रॉ का अखबार है, द संडे गार्डियन है, और जो उनके फंडिंग वहाँ रॉ से आती है। तो एक वो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए किया। और अभी देखें जो आगे लाइकली जो होगी सिचुएशन, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये एग्रेसिव डिप्लोमेसी करेंगे, और इसके साथ साथ इंडिया की कोशिश होगी पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजिकल एज है उसको कैसे काउंटर किया जाए, फिर टेररिज्म को इंक्रीज करवाएंगे। और रिसेंटली हमने देखा बलोचिस्तान में इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, और अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ वाकयात हुए हैं। तो इनकी कोशिश होगी, और ये दे विल ट्राई कि मैक्सिमम किसी तरह अफगानिस्तान को दोबारा कंट्रोल करें। लेकिन अभी जिस तरह चीन में डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं। आज अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी जाएंगे, चाइनीज भी वहाँ पे होंगे। तो होपफुली थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन। मेरे ख्याल में एक वाज़ेह मैसेज इंडिया को भी जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब, आप सोचते हैं कि इस वक्त हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए? हमारी फौज तो चुकन्ना है ही, वो तो नजर रखे हुए हैं ही, लेकिन हम बहैसियत एक कौम हमें कितना चुकन्ना रहना चाहिए कि आगे मुस्तकबिल में ऐसी कोई सूरत हाल दोबारा डेवलप हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि ये एक तो बात आपने जो की है कि हमें वी शुड नेवर लोअर अवर गार्ड्स, हमें प्रिकॉशन तमाम लेने चाहिए। दूसरा, अभी नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है कि इंडिया की ऐसी कोई हरकत करेगा, न उनमें इतनी हिम्मत है अभी वो कर सकेगा। जब पाकिस्तान जो है पावर देखी है, स्टिल वो कोशिश करेंगे कि एक आपको टेररिज्म करवाएं और इसमें डिस्टर्बेंस करवाएं। और उसके लिए जरूरी है कि हमारा नेशनल जो यूनिटी है, इत्तेहाद जिस तरीके से हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है पिछले चंद दिनों में, इसी तरह का इत्तेहाद हमारा रहना चाहिए। और साथ साथ हमारा मीडिया ने जिस जिम्मेदारी का रोल अदा किया वो दैट शुड बी वो कंटिन्यू होना चाहिए। और कंप्लेसेंसी जिस तरह आपने कहा वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें हर अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम जो पाक भारत हालिया कशीदी उस पर बात कर रहे थे, उसके बाद जो सफारती महाज पर कोशिश है उस पर बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। मईशत की बात करते हैं। IMF ने आइंदा माली साल के बजट से पहले एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया और पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी हैं, जिनमें 17.6 ट्रिलियन रुपए मालियत के नए बजट की मंजूरी, बिजली के बिलों में डेट सर्विसिंग सरचार्ज में इजाफा और 3 साल से ज्यादा पुरानी इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर भी पाबंदी उठाना शामिल है। और IMF ने आइंदा माली साल का दिफाई बजट 2.414 ट्रिलियन रुपए जाहिर किया है, जो 252 अरब रुपए या 12% ज्यादा है। IMF के तखमीने के मुकाबले में हुकूमत ने भारत की जानिब से जारहियत के बाद 2.5 ट्रिलियन रुपए या 18% से ज्यादा बजट मुख्तस करने का इंदिया दिया है। उधर आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों पर IMF और पाकिस्तान की पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। इससे पहले टेक्निकल मुज़ाकरात हो चुके हैं। क्या खबर है और क्या कुछ मजीद होने जा रहा है, इस पर हमने बात करनी। जी हाँ, हमारे साथ इस्लामाबाद इरशाद अंसारी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद अंसारी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि IMF वफ्द और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात है जारी हैं, कौन से अहम उमूर ज़ेर बहस हैं? आज ही देखें, अब पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस वक्त पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, इससे पहले टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात हुए थे। ये मुज़ाकरात डेफिनेटली ये बजट साजी से मुतल्लक है, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। हमने IMF को बहुत सारी यकीन दहानियाँ करवाई हुई हैं। उन यकीन दहानियों पे अमल दरामद के हवाले से जो है वो उनकी टीम यहाँ पे आई हुई है कि बजट में जो है वो इक़दामात रिफ्लेक्ट करें, जो हमने कमिटमेंट्स की हैं IMF के साथ वो पूरी हो सकें। उसमें जो मेजर है वो रेवेन्यू का है कि रेवेन्यू आप जो है वो उनके साथ जो कमिटमेंट की है उसके मुताबिक आप पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी तरह जो आपके एक्सपेंडिचर हैं उनको आप कितना कंट्रोल करते हैं, इस्लाहात कौन सी लाते हैं आप, इसी तरह जो सब्सिडीज़ हैं गैर ज़रूरी वो कितनी जो है वो कम करते हैं, और फिर जो टैक्सों में जो छूट दी हुई है वो कितनी कम करते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो डेट सर्विसिंग का जो है और गर्दिशी कर्जा जो है उसको कितना कम करते हैं। ये वो सारे अमूर हैं जिस पे बातचीत हो रही है। और पाकिस्तान ने IMF को जो इनिशियल डेटा दिया था और उसके बाद जो IMF की तरफ से प्रपोजल्स आई थी, उनमें से कुछ चीज़ों पे इत्तफाक हुआ है। जो बजट का ओवरऑल आउटले है उस पर
वो 17,600 अरब रुपए के लगभग जो है वो बजट पे जो उनका इत्तेफाक हुआ था। और इस पे मज़ीद जो है वो बातचीत हो रही है कि इनको कितना जो है वो इसमें ऊपर नीचे करना है, क्योंकि PSDP का साइज़ उस पे जो है वो उनके कुछ कंसर्न्स हैं कि वो कहते हैं कि PSDP का साइज़ आप उतना रखें जितना आप कंज्यूम कर पाते हैं, आप एग्जेजरेशन कर देते हैं उससे आपके जो बजट के इशारे हैं वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर टारगेट मीट नहीं हो पाते। इसी तरह जो रेवेन्यू का टारगेट है वो 14,307 अरब रुपए का जो है वो इस वक्त जो है वो इत्तफाक हुआ है। अब इसमें मज़ीद जो है वो डिस्कशन जो है वो हो रही हैं और इस हदफ को हासिल करने के लिए 700 अरब रुपए के जो है वो नए, आप उसको नए टैक्स कह लें या नए टैक्स मेजर कह लें, वो उठाए जा रहे हैं। और इसी तरह जो है वो 600 अरब रुपए के करीब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्फोर्समेंट मेजर लिए जाएंगे, टैक्स नेट को वसी किया जाएगा। और इसके साथ साथ नॉन फाइलर और लेट फाइलर के हवाले से भी जो है वो काफ़ी बातचीत हो रही है। उनका ये कहना है कि आप जो लेट फाइलर और नॉन फाइलर की जो कॉन्सेप्ट है या जो तस्वर है उसको जो है वो ख़त्म करें, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। उस पर उनको ये बताया गया कि इस पर काम जारी है और इसको बतदरीज जो है वो इस इश्यू को ख़त्म कर दिया जाएगा। अलबत्ता ये यकीन दहानी ज़रूर करवाई गई है कि नॉन फाइलर के ख़िलाफ़ जो है वो घेरा इतना तंग कर दिया जाएगा कि वो मजबूर हो जाएंगे कि वो टैक्स नेट में आएँ। उसके लिए बहुत सारी जो है पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। टैक्स उनके लिए रेट ऑलरेडी ज़्यादा है और मज़ीद उसमें जो है वो इजाफे की जो है वो तजवीज़ है। इसके साथ साथ उन पे जो है वो ट्रांजैक्शन पे जो है वो पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। और इसी तरह प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ और इसी तरह दूसरे जो मामूलात ज़िंदगी में उनके जो लेन देन के मामलात होते हैं उस पर जो है वो सफरी जो है वो सफ़र के लिए उनके पे जो है पाबंदियाँ इस तरह की जो है वो कानून में अमेंडमेंट्स लाने की जो है वो उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि इन सारे इक़दाम का मकसद ये है कि वो किसी तरीके से नेट में आ जाएँ। और इसके साथ साथ ये बताया गया कि इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जो मैंने ये चीज़ देखी है कि इसमें पहले हमेशा ये होता था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होते थे और या ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर होते थे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस ही जो है वो महंगाई का ज़रिया भी बनते थे और आम आवाम के लिए जो है वो मसाइल की वजह भी बनते थे। इस मरतबा जो 14,307 अरब रुपये का रेवेन्यू का हदफ जो तजवीज़ किया गया, इसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसका जो है वो 6,470 अरब जो है वो टारगेट तजवीज़ किया गया। लेकिन इसके बरक्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सेल्स टैक्स है उसका जो है वो 4941 अरब रुपए का हदफ जो है वो तजवीज़ किया जा रहा है। इसी तरह FCD है वो 1153 है, कस्टम ड्यूटी 1741 है और पेट्रोलियम लेवी की मद में भी जो है वो 1311 अरब रुपए का हदफ रखा गया है। और डेट सर्विसिंग जो है वो 8,600 अरब रुपए से ज़्यादा की डेट सर्विसिंग है जो हमने कर्जों पे जो है वो सूद की मद में अदायगी करनी है। तो ये हमारी IMF के साथ ओवरऑल जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं और इसमें फिर जो है वो बजट की जो फाइनेंसिंग का गैप है उसको पूरा करने के लिए भी 6,500 अरब रुपए से ज़्यादा का जो है वो अगले साल जो है वो कर्जा लेना है। जो इसमें कंट्री रिपोर्ट जो IMF ने स्टाफ लेवल की जारी की है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट की हैं और ये भी बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किन किन चीज़ों पे जो है वो एग्री जो है वो रजामंदी का इजहार जो है वो किया गया है। उसमें देखें जो आम लोगों के लिए जो परेशानी का बायस बन सकती हैं चीज़ें, वो अभी से जो है जो प्लान तैयार किया जा रहा है कि वो बिजली और गैस इन चीजों को जो इरशाद साहब यही पूछने वाला था आपसे, यही पूछने वाला था कि गुज़िश्ता साल भी जो माली अहदाफ थे वो पूरे नहीं कर पाए थे और जो पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात हुए थे उनमें जो कुछ तय हुआ था उन अहदाफ को भी अचीव नहीं कर पाए थे। इस साल जो है जो अहदाफ हैं जो नए सेट किए जा रहे हैं और वो ज्यादा बुलंद हैं उससे जो गुज़िश्ता साल था, तो किस तरह से उसको अचीव किया जाएगा? और जिससे आपने कहा कि आम आदमी जो है वो असरअंदाज हो रहा है, तो आम आदमी के हवाले से जो न्यूज आउटलेट्स हैं वो तो यही बता रही हैं कि वो मुतासिर होगा, लेकिन किस तरह से मुतासिर होगा, मुस्बत या मनफी? देखें दोनों पहलू हैं, लेकिन चूंकि जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो फिर आपको बहुत टाइट और मोहतात होकर जो बजट साजी करनी होती है और फिर बजट साजी वो आपके हाथ में होती भी नहीं है, वो IMF के हाथ में होती है। जो आपने कमिटमेंट्स की हुई होती हैं आपने उनको फुलफिल करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम लेवी का इन्होंने टारगेट रखा है, ये जो टारगेट है रेवेन्यू का 14,307 अरब, इसमें 700 अरब रुपए के आपने एडिशनल रेवेन्यू मेजर लेने हैं। वो डेफिनेटली जो एडिशनल रेवेन्यू मेजर लेने हैं वो आम लोगों पे या इसी इकोनॉमी से उन रेवेन्यू को जो है वो निकालना है ना, तो उसका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आना है। लेकिन इसके पैरेलल हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि जो तनख्वाहदार तबका है इस मरतबा उसको वो फोकस कर रहे हैं और इसको इसकी हाइप बड़ी क्रिएट कर दी गई है। अब ये देखें कि ये IMF को मना पाते हैं या नहीं मना पाते। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो तजवीज़ है एक खबर ये भी सामने आ रही है कि IMF ने ये जो तनख्वाहदार तबके के टैक्स में रियायत की जो तजवीज़ है उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है, क्या ये खबर दुरुस्त है?
नहीं, अभी इस पे कोई फैसला नहीं हुआ, मुस्तरद नहीं किया, क्योंकि हमारी जो कल तक के जो मुज़ाकरात थे उस हवाले से हमारी वजारत ख़जाना और FBI के हुकाम से बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि अभी इस पे जो है वो बात नहीं हुई, अभी जो है वो रेवेन्यू मेजर और इसी तरह गर्दिशी कर्जा और दूसरे सारे मामला पे बातचीत हो रही है। इसमें देखें, प्लानिंग के, वजारत ख़जाना के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कॉमर्स, ये सारी जो वजारतें और डिवीजन हैं जो कंसर्न है, उनके जो हुकाम है वो इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ठीक है। ये ग्रेजुअली जो है वो हर वजारत और डिवीजन जो है वो अपने अपने जो शेड्यूल है उसके मुताबिक जो है वो IMF के साथ एंगेज हो रही है। साहब इसी पे जरा बात करना चाहेंगे हम। बाकी दीगर तो हम बात कर ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा या क्या क्या सूरत हाल बनेगी। खास तौर पर हम अगर बात करें, मैं अपनी बात करूँ, एक आम आदमी की बात करूँ, तनख्वाहदार तबका, सैलरीड पर्सन जो है वो हमेशा से ही पिसता आया है, और इस बार अगर ये इशारा दे दिया गया कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मे बी रिलीफ ना मिले, आपको क्या, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्या इस बार भी हमें ही निचोड़ा जाएगा? जी देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइप इतनी क्रिएट कर दी गई है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदार इजलास हुआ था उसमें भी वज़ीर ख़जाना ने जो है वो उनको इस बात का इंदिया दिया है कि हम IMF को इस बात पे राज़ी कर लेंगे। मेरा ये ख्याल है कि तनख्वाहदार तबके को इस मरतबा ये कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो रिलीफ देंगे वो सफिशिएंट होगा, और एक तरफ देंगे तो, क्योंकि एक तो सैलरी बढ़ने के हवाले से है, उसमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा लग ये रहा है कि 10% तक जो है वो बढ़ा सकेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन जो है वो इस वक्त कोई 7-7.5% के बराबर है, तो लिहाजा इन्फ्लेशन से थोड़ी सी हम ज़्यादा तनख्वाह जो है वो बढ़ा देंगे। यही पेंशन की सूरत हाल होगी। और दूसरा एक और जो रिलीफ है वो ये है कि काबिल टैक्स आमदनी जो है वो तनख्वाहदार तबके की, उसको बढ़ाने की बात हो रही है। इस वक्त वो 6 लाख है, उसको कोशिश ये की जा रही है कि 8 लाख या 10 लाख कर दिया जाए। अगर ये भी हो जाए तो ये भी बड़ा रिलीफ होगा। तो लग ये रहा कि इस बजट में IMF को किसी तरीके से हुकूमत जो है वो राज़ी कर लेगी। IMF का एक्चुअली मसला ये होता है, IMF को रिलीफ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। IMF आपको ये कहता है कि आप इसका अल्टरनेट दें। अगर आप तनख्वाहदार तबके को टैक्स की मद में रिलीफ दे रहे हैं और उससे अगर लेट्स सपोज 50 अरब या 100 अरब का जो है वो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो फिर आप ये बताएं कि इसका अल्टरनेट क्या होगा। ये 50 अरब आप कहाँ से जो है वो एडिशनल कलेक्ट करेंगे? अगर आप उसका रैशनल दे देते हैं, IMF को राज़ी कर लेते हैं और उनको मुतमिन करते हैं कि ये वाकई यहाँ से रेवेन्यू आ जाएगा, तो फिर IMF उस पर राज़ी हो जाता है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। मसला तब आता है कि जब आप IMF के साथ कमिटमेंट करते हैं उनको, जैसे एक नॉर्मल टर्म यूज़ होती है और हर साल हर प्रोग्राम में IMF के साथ ये यूज़ करते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है उसमें हर मरतबा ये रखते थे कि 150-200 अरब रुपये हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से जो है वो कलेक्ट करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं पाता था। तो उसकी वजह से फिर अब IMF एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर को जो है वो कंसीडर नहीं करता। वो कहता है कि ये एक हवाई जो है वो जो मफरूजा है, इससे ये काबिल अमल नहीं है, इससे कुछ आता नहीं है, तो आप कुछ और दें। फिर उसका फोकस होता है आसान हदफ, तो क्या बिजली महंगी कर दें, आप गैस महंगी कर दें, आप टैक्स लगा दें। को चाहिए होता है जिसके जरिए वो सूरत-ए-हाल देख सके कि ये रिटर्न भी किया जा सकेगा जो इस वक्त लोन दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आपने एक मंजरनामा खींचा है जिसमें सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह है और बजट चुके आ रहा है। तो तब तक हम आपसे रब्ता करते रहेंगे, तकलीफ के लिए माजरत, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का दूसरा घंटा है, उसके आगाज में जरा फिलहाल मौसम की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। सूरज आग बरसाने लगा है। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी, मैदानी इलाकों में हीट वेव के इम्कानात आज भी हैं। आज से 24 मई तक पारा 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को की जा रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की ऑलरेडी पेश गोई कर दी गई है। बिल्कुल, और इसी वजह से मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है महकमा मौसम आसिम नज़ीर ज़ैगम साहब से, और अंजुम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पारा तो हर तरफ बढ़ता चला जा रहा है, मुल्क में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर थोड़ा कम रहेगा? जी देखिए, मोस्टली इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान भर में जो दर्जे हरारत है वो मामूल से ज्यादा ही रहेंगे। अगर आप
मैदानी इलाकों की बात करते हैं, बशमूल पंजाब पूरे की बात करते हैं, सिंध के जो वस्ती और शुमाली अजला की बात करते हैं या बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो ये इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। और अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पे भी जो पारा है वो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज्यादा रह सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त मुल्क भर जो है वो तकरीबन शदीद गर्मी की लपेट में। दुरुस्त। तो अंजुम साहब, जिस हीट वेव का जिक्र किया जा रहा है, ये हीट वेव का जो स्पेल है कब से कब तक रहेगा? कौन कौन से जो इलाके हैं मुल्क के, कौन कौन से ऐसे शहर है जो इसकी लपेट में ज्यादा आएंगे? जी देखें, ये मौजूदा सिलसिला जो है ये तक 24 मई तक तो रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद गर्मी खत्म हो जाएगी। ऑफ कोर्स मई है और उसके बाद जून है, ये गर्म तरीन महीने होते हैं। इस दौरान ये इस बात की तवक्को कि इस मरतबा जो है वो पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, खसूसन जो जनूबी और मगरबी पंजाब है, यहाँ पर इस दफा गर्मी ज्यादा होगी और एक्सपेक्टेड ये है कि कुछ रिकॉर्ड भी ब्रेक हो सकते हैं। अच्छा, तो अंजुम साहब, एक और भी चीज, कल हमने देखा कि लाहौर में कुछ गर्द आलूद हवाएं चली, जिससे थोड़ा सा हमने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि शायद मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आगे कोई बारिशों का स्पेल जो है वो दाखिल होने की पेशगोई है मुल्क में? जी, फिल वक्त तो बारिशों का कोई स्पेल आने की तवक्को नहीं है, ताहम मुल्क के इंतहाई जो शुमाली इलाके हैं जिसमें अपर केपी या जीबी के इलाके हैं, वहां पर चंद एक मकामात पर हीटिंग की वजह से जो है वो बारिश हो सकती है। ताहम इंटेंस हीटिंग की वजह से जो है वो पंजाब के मैदानी इलाकों में जो है वो आन टाइप की सिचुएशन डेवलप हो सकती है, उससे वक्ती तौर पर तो रिलीफ हो सकता है, ताहम गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। बिल्कुल। तो अंजुम साहब, ये बताइएगा कि कुछ इलाके जहां पर इस वक्त दीगर इलाकों से ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, वो कौन कौन से हैं जहां लोगों को मोहतात रहने की जरूरत है? लेकिन जी, मैंने आपको बताया कि पंजाब के अक्सर मैदानी इलाकों में गर्मी ज्यादा रहेगी। उसके साथ साथ जो मशरिकी बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिब्बी, डेरा मुराद, जमाली, कोहलू वगैरह, यहाँ पर गर्मी होगी। या बलूचिस्तान के जनूबी इलाके हैं जिसमें तुरबत और इससे मुल्हिका इलाके, केच का डिस्ट्रिक्ट, आवरान डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह बस्ती और बालाई सिंध जिसमें शहीद बेनजीराबाद, दादू, लाड़काना, सखर, इन इलाकों में जो है गर्मी रहेगी। इसी तरह जनूबी पंजाब स्पेशली, यहाँ आप कह लें मगरबी पंजाब और वस्ती पंजाब में गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अंजुम नजीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेदर अपडेट्स हम ले रहे थे। फिलहाल किसी किस्म की अच्छी खबर नहीं है, मौसम जो है वो गर्म, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब हम शामिल करेंगे अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है कि क्या हमारे बच्चे अपने लैंडस्केप से अजनबी होते जा रहे हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब हमारे मेहमान होते हैं हर हफ्ते और हम उनसे एक दिलचस्प सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया ताड़ साहब। ताड़ साहब, आज का जो मेरा सवाल है वो इस हवाले से है कि हमें याद है कि बचपन में हमारी जो कापियाँ थी या हमारी जो ज़राअत एक सब्जेक्ट हुआ करता था अलहदा से, और उसमें हमारी कुछ एक्टिविटी इस तरह की भी हुआ करती थी कि हमें दरख्तों के, मुख्तलिफ पौधों के वो पत्ते उस पर करने में होते थे चश्मा, और नीचे लिखना होता था कि ये इसका नाम क्या है, ये दरख्त का पत्ता है, ये किस पौधे का, और वो तमाम एक बड़े अच्छा उसमें इल्म में इजाफा होता था। क्योंकि एटलीस्ट मुझे याद है अपने बचपन में मैं अपने सराउंडिंग में, अपने गांव के सराउंडिंग में तमाम ये जो शजर थे या मुख्तलिफ पौधे थे, इन तमाम के नामों से और इनकी खसूसियात से काफ़ी हद तक वाकिफ़ था। उसमें निसाब का भी एक अमल दखल था, उसमें ऑफकोर्स ये जो पिछली नस्ल थी जो हमारे दादा वगैरह की, उनका भी अमल दखल था, वो बताया करते थे। आज का बच्चा जो है, आप समझते हैं कि लैंडस्केप से कुछ कटता जा रहा है और हमारे आसपास क्या दरख्त हैं, हम अमूमी तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शजरकारी या इस तरह, लेकिन वो शजर जो हैं उसके कितने रूप हैं, कितनी जेहतें हैं, कितनी खूबसूरतियाँ हैं और पूरी पूरी तारीख़ है, पूरी पूरी सकाफ़त है एक एक शजर की, वो हम फरामोश करते जा रहे हैं। और स्पेशली बच्चे जो हैं, जो हमारी नई नस्ल है, उनको हम आगाह नहीं कर रहे। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैंने अर्ज़ किया ना कि आप शजर को लैंडस्केप से जुदा नहीं कर सकते जी। जिस तरह खालिद इकबाल की पेंटिंग के बारे में मैंने कहा कि आप उनकी पेंटिंग में से कीकर माइनस कर दें तो वो पेंटिंग बेरूह हो जाती है। सही। अब असल मसला ये है कि जानकारी अगली नस्ल के लिए। अब मुझे याद है कि हमें एक कॉपी मिलती थी कि मुख्तलिफ दरख्तों के पत्ते लाएं। अच्छा, वो मिल जाते थे, अगर गांव में होते तभी मिल जाते थे, लाहौर भी।
और उनके नीचे लिखें कि फलां। बिल्कुल। अच्छा, लोगों को कहते थे जी किसी दरख्त का पत्ता ला दें, नाम बताएं, तो उससे एक आगही आपको होती थी। अब मुतालिया पाकिस्तान में आपको दूर दूर तक कोई शजर या कल्चर वगैरह तो मिलेगा ही नहीं, उसकी तो बात छोड़ें। एक मैं हवाला देना चाहता हूँ और वो अगेन नॉर्थ का है। जब मैं शमशाल गया हूँ, शमशाल बेमिसाल, और मैं वहाँ ट्रैक करके गया था, तब रोड नहीं थी, तो वहाँ जाहिर है जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे मुझे जानते थे नॉर्थ के हवाले से। तो मुझे याद है कि वहाँ के लोकल स्कूल जो थे उनके मास्टर साहब आए मेरे इस्तकबाल के लिए, तो ख़ास तौर पे उन्होंने एक हार रखा हुआ था एंड आई फेल्ट वेरी मच ऑनर्ड। उस दूर उस ताज़ा वादी में अगर आपका इस्तकबाल ऐसे होता है तो मतलब है कि आप शहनशाह अपने आप को समझते हैं, यू नो। तो वो मुझे बाद में ले गए अपने स्कूल और वहाँ पे बच्चों से मैं मिला। अब मैंने उनकी देखा कि क्या पढ़ रहे हैं, बाकी तो यूजुअल किताबें थी, उसमें उनका एक जो इम्तिहान भी है और वो लाजमी सब्जेक्ट भी है, वो ये है कि आपके एनवायरनमेंट में जितने पौधे झाड़ियाँ उनके नाम आपको आने चाहिए। चुनांचे इसी किस्म की कापियाँ जो हम बच्चों ने बनाते थे, शमशाल के बच्चे बनाते हैं, और उनमें जितनी भी वहाँ पे चीज़ें हैं उन सब की पत्ते होंगे या झाड़ी होगी और उनके मेडिसिनल जो इफेक्ट वो भी साथ लिखे होंगे। मुझे याद है कि लांगा पर्वत जाते हुए एक जगह कुछ फूल थे, तो मैं पास बैठ के सस्ताने के लिए, तो वो आया जो था एक फोटो, कहने लगे साहब यहाँ ना बैठो आपको नींद आ जाएगी। कैसे? कहने लगे आप आधा घंटा यहाँ बैठे आपको नींद, यानी मेडिसिनल इफेक्ट भी। तो अवेयर नहीं है ना, तो बच्चों को अवेयर करना चाहिए। तो उसके अलावा ना सिर्फ शजर बल्कि वहाँ पे जितने परिंदे पाए जाते और उनमें से बेशतर उन्होंने देखे हुए, वो उनके पर जमा करते और पर जमा करके उन परिंदे, चुनांचे ये सारी जो आ गई होती है, आप नेचर के जितना करीब जाते हैं आप उतना ही मतलब है कि एक पुरसकून जिंदगी बसर करते हैं, और जो होती है ना कि भाई हम आहंगी वो पैदा हो जाती। पाकिस्तान में अब मैं क्या क्या शिकायतें करूं कि यहाँ क्या क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये जो माहौल है, ये माहौल जैसे बनता है, जैसे मतलब है कि मुझे अगेन बार बार वो नॉर्थ याद आता है कि जिस तरह वो प्रोटेक्ट करते हैं अपनी चीज़ों को, और जिस तरह वो अपने शजरों को करते हैं, अपने दरख्तों को करते हैं, अपने पत्थरों को करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे अवेयरनेस ही नहीं। यहाँ तो एक साहिब इक़्तिदार ने कहा था कि ये कल्चर वल्चर क्या होता है, हम दोबारा बना देंगे। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि जब हम अपने बच्चों को अपने माहौल से यानी मुताबिकत या माहौल के हवाले से तालीम नहीं देते, अपने आस पास इन चीज़ों की सिग्निफिकेंस, इनकी अहमियत, और उनको मुकम्मल तौर पे टीवी या मोबाइल पे लगा देंगे, तो अपने लैंडस्केप उनके लिए न सिर्फ अजनबी होती जाएगी बल्कि उससे वो कटते जाएंगे। और ये जो हमारे अमूमी तौर पे रवैया है जो कचरा फेंकने वाला, उसकी वजह भी यही है कि हम इस लैंडस्केप को, इसकी ब्यूटी को एक तो समझते नहीं है, इसको ओन भी नहीं करते। और जो चीज़ें हम ओन करते हैं उनको हम साफ़ रखते हैं, अपनी गाड़ी को भी साफ़ रखते हैं, घर को भी साफ़ रखते हैं, लेकिन ऐसी किसी चीज़ को यानी बाहर की ओवरऑल लैंडस्केप को हम उस तरह ओन नहीं कर पा रहे, और उसमें निसाब जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। अगले हफ्ते मुस्तनसर हुसैन तार साहब के साथ मुलाकात होगी किसी नए सवाल के साथ। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। पीएसएल की बात करते हैं। मल्टीपर्पज़ ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब कल मैच हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर से आगाही मनाई गई, उससे ये मंसूब किया गया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खुसूसी पिंक रंग की किट पहनी थी, उसके साथ वो मैदान में उतरे, जबकि कराची किंग्स पिंक रंग की कैप पहनकर मैच में शरीक हुए थे, और इस हवाले से आगाही भी फराहम की गई। पीएसएल में आज आराम का दिन है, जबकि कल से लाहौर के कजाफी स्टेडियम में प्ले ऑफ मरहला शुरू होगा, और बुध को खेला जाने वाला क्वालिफायर मैच सीजन 10 के फाइनल के लिए बराह रास्त रसाई का मौका फराहम करेगा, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबैन खेला जाएगा। इसके अलावा 22 मई को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबले होंगे। अब देखना ही है कि कौन सी जो टीम है ट्रॉफी के लिए मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रही है, इस पर हमने बात कर ली है। जी हाँ, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद उवैस। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, कैसे हैं दोनों? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हम कल यही बात कर रहे थे कि क्या जो दोबारा है रूठी फतह वो मना पाएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको, तो मना तो लिया है हमने, यही देखा मुसलसल 5 शिकस्तों के बाद की ये जो जीत थी, इसको कैसे देखते हैं आप? इंपॉर्टेंट थी मैं कहता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आपको पता है इससे पिछले मैच के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड शिकस्त खा के इस टूर्नामेंट के अंदर वापस आ रहा था, और जिस तरीके से कराची किंग्स का स्क्वाड अगर आप बात करें तो अनडिस्टर्ब स्क्वाड है कि वो स्क्वाड की कंटिन्यूटी है। कोई ऐसा एज सच कोई नाम नहीं, 1-2 नाम होंगे जिन्होंने शायद वापस नहीं आए क्योंकि उनकी नेशनल ड्यूटी थी। वैरस अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो पूरा का पूरा स्क्वाड आपको पता है नया था। एलेक्स हेल्स की आप बात कर लें, उसके अलावा वेंडोसन की बात कर लें, तो सारा टाइल मिल्स की बात करें, एक नया स्क्वाड होता है। बेशक एलेक्स हेल्स बड़ा एक इंटेग्रल पार्ट रहे आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लेकिन हैट्स ऑफ आपको देना पड़ेगा जो मैनेजमेंट बैठी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिस तरीके से उन्हें वर्किंग की थी अपने स्क्वाड के ऊपर। कोशिश वही की कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पुराने प्लेयर्स ले उनको पिक किया जाए, यहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी हो। और कल मुझे नहीं लगा कि कोई जब स्क्वाड की आप बात करें तो कोई डिस्टर्बेंस था, क्योंकि जब आप एक विनिंग स्ट्रीक के साथ चल रहे हो तो एक सेटल स्क्वाड एक डिफरेंट होता है, जब एक नए लड़के के बीच में तो थोड़ा सा टफ होता है अपने आप को स्केड्यूल करना। लेकिन कल साहिबजादा फरहान, एलेक्स हेल्स की आप इनिंग्स देख लें, अब बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी। फिर उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आप जाके देखें, शादाब खान ने बड़ा एक जबरदस्त कैमियो प्ले किया और बहुत बड़ा स्कोर था, आसान नहीं था, क्योंकि आपने फ्रॉम द वन गो, मैं कहता हूं कि आपने 12-13 की एवरेज, 14 की एवरेज से आपने उसको चेस करना था, आसान चेस नहीं था कराची किंग्स के लिए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर मैं कह रहा हूं कि जब उसको अंडररेट किया जाता है फिर आती है स्ट्रॉन्ग कंपेनियन के साथ, और बड़ा तगड़ा मैच आगे होने वाला है इनका। बिल्कुल। वैसे तो हेल्स और फरहान ने भुरकस निकाल दिया था, और मैच में एक टाइम पर तो मैं यूं महसूस हो रहा था कि 300 से ऊपर जो है स्कोर चला जाएगा। तो अभी आप ये बताइएगा कि एलेक्स हेल्स जो है, जिस तरह कि आपने बताया कि डिसीजंस जो टीम मैनेजमेंट की तरफ से लिए गए हैं उसका समर अब इनको मिल रहा है, लेकिन जो साहबजादा फरहान है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्योंकि उनकी जो है परफॉर्मेंस मुसलसल आ रही है। अच्छा, इनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है एलेक्स हेल्स और शादाब खान की, क्योंकि आपको याद है कि IL-T20 डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से दोनों खेलते भी हैं और इनको बॉडी लैंग्वेज का पता भी। एलेक्स हेल्स बड़ा इंटेग्रल पार्ट पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलायंस भी है। मैंने कहा था ना कि जब एक स्क्वाड डिस्टर्ब होता है तो मुझे भी था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड मुश्किल होगा इस अनसेटल्ड स्क्वाड के साथ, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, आपने लड़कों को जेलअप करना होता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैंने कहा ना कोई लूप होल नजर नहीं आपको आया। एलेक्स हेल्स की एब्सेंस के अंदर आपको याद हो साहिबजादा फरहान वो रोल प्ले करा था, बड़ा अच्छा उसने रोल प्ले किया था। मिडिल ऑर्डर के अंदर कॉलिन मॉन्रो इनके पास है नहीं, लेकिन एक फिर मुझे वही चीज वाइब आती है कि जहां पर इनके ऊपर अर्ली ब्रेक थ्रूज अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के होते हैं, ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं, तो उसमें कम बैक कैसे करेगा। मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें वेंडोसन अब इनके पास मौजूद है, शादाब खान खुद अच्छा परफॉर्म करें, हैदर अली इनके पास मौजूद है, तो एक अच्छी बात है। लोकल टैलेंट एक आप कह सकते हैं कि जो फॉरेन फेसेस उनके साथ मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं, वो लेफ्ट आर्म पेसर आप देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो यंगस्टर था उसने परफॉर्म करके 4 खिलाड़ियों को आउट किया, तो एक जेलअप स्क्वाड आपको नजर यहां पर आ रहा है। लेकिन जो सबसे मजे का मुकाबला होगा वो क्वेटा और इस्लामाबाद का देखने वाला है। जैसे मैं पूछने वाली थी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का फिर सख्त मुकाबला जरूर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो कल से शुरू हो रहा है। एक तो लाहौर के ग्राउंड का क्या इफेक्ट होगा वो बताइएगा, और दूसरा ये कि कितना ज्यादा टफ होने वाला है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। देखिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का विवियन रिचर्ड की अगर बात करूं तो आपको याद है जब बीच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि हम वापस लाहौर मूव करें, लाहौर हमारे लिए अच्छा हमेशा हंटिंग ग्राउंड रहा है लाहौर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। तो जो स्क्वाड उनका भी आपको नजर आ रहा है, आपको मैंने पहले भी ये बातें की थी कि फॉरेन प्लेयर्स इंपैक्ट जरूर रखते हैं जिसके पास इंटरनेशनल का बेइंतहा एक्सपोजर है, लेकिन जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा आप टूर्नामेंट्स नहीं जीते। आपको लोकल टैलेंट पे भी रिलाय करना पड़ता है। एक अच्छी चीज है कि क्वेटा ने अपने लोकल टैलेंट पे रिलाय करके पिछला मैच मुल्तान के खिलाफ आपको पता है जीता, जिसमें ख्वाजा नाफे ने बड़ी अच्छी इनिंग्स उनके लिए ओपनिंग के अंदर जाके खेली थी। फिर आप बीच में मिडिल ऑर्डर के अंदर आप आ जाएं, हसन नवाज ने जो 2 क्रूशियल क्रंच मैचेस आखिरी ओवर में जाके जितवाए हैं, वो कॉन्फिडेंस उनको मिला है मिडिल ऑर्डर के अंदर। फिर बॉलिंग यूनिट की आप बात करें, बॉलिंग उनकी मोहम्मद आमिर एक अच्छा स्पेल लीड कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि एलेक्स हेल्स वर्सेस मोहम्मद आमिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि मोहम्मद आमिर भी उसी टीम की तरफ से डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेलते हुए हैं जहां पर एलेक्स हेल्स खेलते हैं, तो इनको बॉडी लैंग्वेज का आपस में पता है, तो ये टसल का मुकाबला होगा। लेकिन लाहौर एक हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है। विकेट्स क्योंकि आपको पता है वहां पर थोड़ा ऑस्ट्रेलियन सॉइल भी यूज किया गया जहां पर बॉल को निप अच्छा मिलता है। हारिस राव बड़ा डेंजरस फैक्टर होते हैं हमेशा लाहौर के अंदर, लेकिन वो एक बड़ा मजे का कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन क्राउड की अगर बात करना चाहूँ, थोड़ी सी पिंडी ने हक अदा किया, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत तगड़ा क्राउड था।
अब लाहौर की बारी है, मुझे उम्मीद है कि लाहौर में भी आपको बहुत तगड़ा क्राउड मिलेगा। लाहौर वाले मायूस नहीं करेंगे लाहौर आपको। जिंदा दिलाने लाहौर कभी मायूस नहीं करते इस हवाले से, और आपने देखा ही है कि बाकी स्टेडियम से ज्यादा ही क्राउड होता है जब भी होता है, तो इंशाल्लाह इस बार भी होगा। ये बताया वैस कि इस वक्त कराची किंग्स की बॉलिंग की क्या सूरत हाल है? हमने देखा है कि बहुत बुरी बॉलिंग थी जिसकी वजह से वो इतना बड़ा स्कोर जो है ना वो कर पाए। अच्छा, कराची किंग्स का थोड़ा सा एक इशू है। कराची किंग्स ने अपना जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया, आपको पता है कि मैंने कहा ना कि सबसे एक प्लस पॉइंट उनका ये था कि उनका कोई भी प्लेयर एज सच कोई बैकआउट नहीं हुआ। आपको पता है कि सारे मौजूद हैं। डेविड वार्नर का सबसे अच्छा एक अपना मामला था, ट्वीट थी उनकी के इसी ट्वीट किया हुआ था कि विल यू बी बैक फॉर कराची किंग्स, और उसने कहा था डेफिनेटली आई विल बी बैक फॉर कराची किंग्स एंड आई विल प्ले फॉर इन पाकिस्तान, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर था उनका वापस आना। बॉलिंग यूनिट में कल उन्होंने मार खाई है। मीर हमजा की बात करें, लीड फ्रॉम द फ्रंट वो नहीं अच्छा कर सके। आपका इससे पिछले मैच के अंदर थोड़ा सा इंजरी भी उनको मामला हुआ था कि शायद दहानी को वापस कराची किंग्स लेके आएगा। तो कल थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट में कहता हूँ डिस्टर्ब इस सेंस में लगा कि आते ही काउंटर अटैक था। आपने देखा होगा कि उनके जेहन में एक चीज थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कि हमने इनको सेटल नहीं होने देना, हमने काउंटर अटैक करना है, हमने एक एवरेज को मेंटेन करके रखना है। ये बड़ा एक अच्छा एक माइंडसेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड मैन का कि अगर प्लेयर ओपनर की बात करूं साहिबजादा फरहान की, तो वो ये चीज नहीं होता कि तुमने 15 ओवर खेलना है, तुमने 10 खेलना है। उनके जेहन में टोटल होता है कि यार तुमने ये टोटल लगा के देना है, दूसरी टीम को डैमेज करके कोलैटरल डैमेज करो, हमारे लिए काफी, हम उनको प्रेशर डाल देंगे। और स्ट्रेटजी अच्छी है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि अब वो टाइम तो आ ही गया सीजन 10 का जब हम प्रेडिक्शंस ले लें। मुझे ये बताएं कि कौन सी टीम आपको इस बार मजबूत दिखाई दे रही है ट्रॉफी के लिए? देखें, मैंने कहा ना क्वेटा आपके लिए बड़ा एक तगड़ा एक ओपोनेंट यहाँ पर आएगा, लेकिन कल इस्लामाबाद जिस तरीके से कल खेला इस टूर्नामेंट के अंदर, तो प्लस पॉइंट तो उनके पास बहुत तगड़ा है। लेकिन थोड़ा सा अगर चारों टीमों की बात करूं, क्वेटा है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद। लाहौर का थोड़ा सा एक फैक्टर बीच में आपको बताया, सिकंदर रजा मिसिंग फैक्टर है, वो चले गए हैं वापस अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए, उनकी जगह दूसरे प्लेयर इस वक्त मौजूद हैं। तो वो जो मिडिल ऑर्डर का जो एक फैक्टर था वो कहीं ना कहीं अब कमी महसूस उनकी होगी। लेकिन जिस तरीके से क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस टूर्नामेंट के अंदर आपको नजर आई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर मैं कहता हूँ हॉट फेवरेट्स है। जो कल उन्होंने एक इनिंग्स खेली है और उनके बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया, लीड फ्रॉम द फ्रंट आपको शादाब खान अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ख्वाहिश है इस दफा के क्वेटा और कराची का फाइनल पड़ना चाहिए। चले, ये आप कैपिटल में बैठने का मार्जिन ले रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है ना तारीफ करते हैं। कलंदर्स को भी देखें, उन्होंने क्या कमाल कर दी खलमी के खिलाफ। बहुत शुक्रिया वैस, इस हवाले से आपने हमारे नाजरीन को आगाह किया PSL की मौजूदा सूरत हाल। तो बाकी चंद ही मैचेस रह गए हैं, एंजॉय कीजिए और अभी ब्रेक पर जाते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हम बार बार मौसम की बात कर रहे हैं, मौसम गर्म हो रहा है, लेकिन मौसम गर्म होने से क्या क्या हमारे नुकसानात हो रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी हम पर अटैक कर रही हैं, उन पर भी हमने बात की। कल हमने की थी बात कि जनाब इससे कौन कौन सी डिजीजेज आपको होती हैं। आज स्किन डिजीजेज के हवाले से बात करते हैं कि मौसम गर्म होता है तो इससे कौन कौन से जल्दी मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। मौसमी तब्दीली ना सिर्फ इंसान के रवैये और बर्ताव पर डेफिनेटली असरअंदाज होती है, बल्कि जिस्मानी तौर पर गहरा असर छोड़ती है। सर्दी हो या गर्मी हो, मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ जो स्किन डिजीजेज हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन गर्मी बढ़ते ही मुख्तलिफ जो स्किन के मसाइल हैं ना उनमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। हम रिलेट कर सकते हैं इससे सभी। आजकल तो हीट वेव भी इंसानी जिस्म पर हमलावर हो रही है और उसके नतीजे में बहुत सारे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। जबकि गर्मियाँ आते ही जो गर्मी दाने हैं, एलर्जीज हैं, खारिश है, जिल्द का मुतासर होना, सनबर्न, ये आम है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मौसम गर्मा में जल्दी बीमारियाँ बढ़ क्यों जाती हैं? गर्मियों में जिल्द की हिफाजत की कैसे जाए और इन जो स्किन की खास डिजीजेज हैं इनसे कैसे खुद को बचाया जाए और स्किन को फ्रेश और खूबसूरत रखने के लिए कौन सी ग़िज़ा या डाइट हम यूज़ कर सकते हैं, इस पर हमने बात की। बिल्कुल, और डॉक्टर मारून रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज जिल्द हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि अमूमन हम देखते हैं कि जो पसीना आना है वो तो सेहत पक्ष होता है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन गर्मियों में ऐसा क्यों होता है कि पसीना आने से जल्दी अमराज में भी, यानी जिस तरह खारिश का जिक्र किया, जिस तरह दानों का जिक्र किया, इसमें इजाफा हो जाता है? अच्छा देखिए, जो पसीना है ना वो आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए होता है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट नमकियात जो हैं वो आपकी बॉडी से जो है वो निकलती हैं और आपकी जिल्द के ऊपर मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए जो है वो बैठ जाती हैं। अब क्या होता है कि बेसिकली पसीना इटसेल्फ जो है वो कल्प्रिट नहीं है, उसका बेचारे का कोई कसूर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो ह्यूमिडिटी है वेदर के अंदर वो आपकी चीज इसके साथ जब कंबाइन होती है तो फिर वो आपकी स्किन के अंदर डिफरेंट इन्फेक्शंस को जो है वो
प्रोवोक करती है। अब इसके अंदर हम ये भी है एक प्रॉब्लम के देखें, जब हम कपड़े वगैरह, हमारे हार्ड सरफेस है अगर किसी कपड़े की, या कोई कपड़ा जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं है या एयरी नहीं है, तो वो भी आपको आपकी एयर फ्लो को जो है वो इनहिबिट करता है। तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से भी जब हवा का जो है वो गुजर स्किन के ऊपर से नहीं होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पे आपके डिफरेंट जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करने के लिए उनको ज़्यादा मॉइस्चर या ज़्यादा जो है वो ह्यूमिड फैक्टर मिलेगा। तो इस चीज़ को हमें जो है वो कंट्रोल करना चाहिए गर्मी में। गर्मी में पसीना प्रॉब्लम नहीं करता, जो उसको बेसिकली टैकल करने के लिए जो हम उसके इकदामात लेते हैं वो हमें प्रॉपर लें तो बिल्कुल पसीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऑल्सो ये कि देखें जो नमकियात होते हैं वो आपकी जिल्द को नरम कर देते हैं। जब नरम होती है जिल्द तो उसके अंदर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जब अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है तो कोई भी बैक्टीरिया, पोल्यूटेंट या जो भी चीज़ होगी वो जिल्द में जल्दी एंटर भी होने के इम्कान है। तो उसको ये है कि हमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जिस तरह हम बाहर जाते हैं तो बाहर से जैसे ही अंदर अपने घर में या ऑफिस जाते हैं तो कोशिश करें कि अपने हाथ मुंह प्रॉपर्ली जो है वो सादे पानी से वॉश कर लें। हमने बहुत ज़्यादा हार्श जो है वो केमिकल या सोप्स या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना कि हम सोचें कि जितना ज़्यादा हाई पोटेंट या जितना केमिकल बेस्ड वो फेस वॉश या क्या कहते हैं हैंड वॉश होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो उतना ज़्यादा डैमेज करता है। तो जो गर्मियों के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी थोड़े से चेंज होने चाहिए। हमें माइल्डर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें बार बार उनका इस्तेमाल करना है। बार बार डेफिनेटली आपको ज़रूरत महसूस होती है कि आपने अपना सर को भी वॉश करना है क्योंकि पसीने की वजह से जाहिर है जिल्द उसकी भी जो है वो डैमेज हो रही है। आपको अपनी बॉडी को भी बार बार वॉश करने की जरूरत है। उसमें हमें जितने माइल्ड केमिकल बेस्ड हमें प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इस्तेमाल करने। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा हो जाता है, हमें लगता है कि अब ज्यादा जरूरत है हमारी स्किन, हम बल्कि उल्टे उल्टे जो है वो चीजें उसमें ऐड करके पानी के अंदर और ज्यादा उसको ज्यादा कंसंट्रेटेड करके उससे वॉश कर रहे होते हैं, जबकि वो हमारे लिए डैमेजिंग है। हमें माइल्ड जो नॉर्मल सादा पानी होता है उसी से वॉश करना चाहिए ताकि जो नमकियात आपकी जिल्द के ऊपर पसीने की वजह से लग गई हैं उनको सिर्फ रिंस करना है। ओके, ठीक है, उन्हें हमें वॉश नहीं करना, रिंस करना है ताकि नेचुरल मॉइस्चर जो है नॉर्मली वो बगैर किसी साबुन के इस्तेमाल के और बगैर शैम्पू के इस्तेमाल के जो लोग बस वो कहते हैं कि थोड़ा सा पानी जो है वो बहा लें खुद पर, तो वो ठीक होता है। इसका मतलब वो ठीक होता है ये कि उसमें अगर हम दिन में एक दफा तो कर सकते हैं प्रॉपरली आप उस चीज को, जिस तरह बाय नाइट आप जिस तरह जब सोने लगे हैं तो प्रॉपरली अपने आप को क्लीन करके तो फिर सोएं। लेकिन ये कि दिन में जितनी औकात बाकी हैं उनमें आप ये सिर्फ सादे पानी से वॉश करें। ऑल्सो जब हमें लगता है कि गर्मी है तो पसीना ऑलरेडी आ रहा है तो इसमें मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमें एक और प्रॉब्लम होता है कि आप एक तो स्किन को हार्श केमिकल से वॉश करें, स्किन की अपर लेयर बिल्कुल डेड और ड्राई हो गई है, और जिसके नतीजे के अंदर क्या होता है कि बॉडी एक क्या कहते हैं इमरजेंसी मैकेनिज्म निकालती है कि बॉडी ने कूल डाउन करने के लिए पसीना ज्यादा इवेपोरेट होता है। ठीक है, अगर हम यही मॉइस्चराइजर अगर लगा लेते हैं फेस पे, बॉडी पे, तो उससे ये होता है जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बेसिकली, जो गर्मियों के अंदर हम कभी भी क्रीमी ऑयल मॉइस्चराइजर में नहीं जाएंगे, वो आपकी स्किन को डैमेज भी करेगा और उसमें आपको कॉमेडोन्स को डेवलप करेगा। तो जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, और ताकि ये कि स्किन का मॉइस्चर कंटेंट जो है वो अंदर मेंटेन रहे और ऊपर से फिर आपको ज्यादा इवेपोरेशन ना हो बॉडी। ठीक है, और यूज ऑफ सनब्लॉक का भी जरा लोगों को बार बार हम कहते हैं कि रिमाइंडर जैसे आप जैसे मेहमान आते हैं तो उनके थ्रू दिलवाया जाए, क्योंकि हमें ये लगता है जिस तरह मॉइस्चराइजर की बात की कि समर्स में तो मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, हालांकि वो हम खुद का ही नुकसान कर रहे हो। तो इसी तरह से सनब्लॉक का भी इस्तेमाल, जो लोग ज्यादा घरों से बाहर नहीं निकल रहे वो ये कहते हैं कि इसकी हमें जरूरत नहीं है घर में रहते हुए। सनब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेसिफिकली इवन आपकी जो नॉर्मल लाइट भी होती है वो भी यूवी रेज को एमिट करती है, तो उसके अंदर भी आपको जरूरत है। इवन किचन के अंदर बहुत सारा ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि बेयर फेस सबसे ज्यादा जो खवातीन है वो किचन के अंदर होती हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा डायरेक्टली आपकी हीट डैमेज करी होती है, आपकी स्किन को वो हीट अप करती है, जिससे स्किन रैशेज हो जाते हैं, आपकी पसीना जाहिर है आ रहा है बार बार, आप उसी एनवायरनमेंट में हो, गंदगी अंदर पेनिट्रेट कर रही है, एक्नी का ब्रेकआउट हो रहा है। सिमिलरली उसी के अंदर अगर आप प्रॉपर्ली उसको वॉश नहीं कर रहे, सारी चीजें नहीं कर रहे, तो वो डेफिनेटली आपकी स्किन को और ज्यादा तो किचन के अंदर जो खवातीन होती हैं जो नॉर्मली, उनको तो सनस्क्रीन लगाना एक आम बंदे से भी ज्यादा जरूरी है ताकि वो उसको बना लेना चाहिए और स्किन के रूटीन का एक पार्ट। उसमें एक और ये बहुत बेहतर है कि अगर आप जिंक ऑक्साइड पेस्ट होती है वो अगर आप स्किन के ऊपर लगाते हैं
जब आप चूल्हे का काम कर रहे हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल भी हीट नहीं होती। ठीक है, मतलब और जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं सफाई की, और जिस तरह से आपने अभी बताया कि शावर लेना कितना ज्यादा जरूरी है और किस हद तक किस तरह से लेना चाहिए, स्विमिंग पूल्स का गर्मियां आते ही ट्रेंड बड़ा आम हो जाता है, और ये तो हम बड़े महदूद उस पर स्विमिंग पूल की बात करें ना, उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस फैलते हैं, लोग नहरों के पानी में भी नहा रहे होते हैं, तो उसके कितने ज्यादा इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस होते हैं और कितना गलत है इस तरीके से पब्लिक स्विमिंग पूल्स का यूज? अच्छा, इसमें ना सबसे ज्यादा जो चीज हमें डैमेज कर रही होती है वो नहरी पानी में नहाएं आप या स्विमिंग पूल में नहाएं, जहाँ पे भी। अच्छा, जो सादा पानी है ना वो फिर उतना डैमेजिंग नहीं है। जो क्लोरीन उसमें ये है कि उससे फिर आपको ये कि आप उसे वॉश करोगे तो स्किन आपकी नीट। क्लोरीन वाटर जो एक्स्ट्रा क्लोरीनेटेड वाटर है वो आपकी अगेन स्किन को बिल्कुल ड्राई कर देगा, बिल्कुल डैमेज कर देगा, जिसके अंदर से डेफिनेट सी बात है कि आपको फिर बहुत ज्यादा इशू होंगे। इसमें अगर आप स्विमिंग पूल्स या नहरी पानी में भी नहा रहे हैं तो बेहतर ये है कि आपके जो भी रीजन्स फोल्ड्स वाले रीजन है, बॉडी के फोल्ड्स वाले, जैसे अंडर आर्म्स हो गए, अंडर लेग्स हो गए, आपके उंगलियों के दरमियान की जगह हो गई, इनमें आप वैसलीन का इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि जब आप उस पानी में जा रहे हैं तो वो आपकी स्किन की सरफेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट ना करे, क्योंकि इन एरियाज के अंदर जो है वो पैरासाइट्स और बैक्टीरिया जो है वो बैठ जाते हैं, ठीक है। बाकी तो वॉश हो भी जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि इनके अंदर एयर का फ्लो नहीं आ रहा तो ये उतने ज्यादा प्रोन है। तो इधर आप जो है वो वैसलीन या कोई भी इस तरह की जो क्रीमी थिक जो वो है उसको अप्लाई, क्योंकि उसकी वो फिर पनप नहीं सकते हैं वहां पर। फिर आप जब उसे वॉश करें तो प्रॉपर्ली वॉश करने के बाद आप जिंक ऑक्साइड के जो पाउडर्स होते हैं जो बेबी रैश के अंदर नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, उन पाउडर्स को जो है वो आप अपने फोल्ड्स वाले रीजन्स के अंदर ज्यादा लगाएं जहां पे आपका एयर का फ्लो नहीं हो, और वो ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर मानूर की बातें आपने सुन ली हैं, डॉक्टर साहिबा की भी कहा है उस पर सख्ती से अमल दरामद करें क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानूर और आप लोगों का कि अब आप लोग इनकी राय से मुस्तफीद हों। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर रोज हजारों टन कचरा पैदा होता है। बदकिस्मती से इसमें से ज्यादातर ना सही तरीके से ठिकाने लगता है, ना रिसाइकल होता है, बल्कि ज़ाया होकर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है। और तो और पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में गलियां, नाले, पार्क्स सब जगह प्लास्टिक और कचरे ने कब्जा किया हुआ है। मगर खुशाइन बात यह है कि बेहतरी और सफाई की एक नई उम्मीद रोशन हुई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नई सोच और जदीद कोशिश की जो माहौलियाती मसले का एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल हल बताती है, और ये सोच है पीको ड्रॉप, पाकिस्तान का पहला टेक्नोलॉजी से लैस माहौल दोस्त वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जिनका मोटो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये बिलाशुबा एक इनकलाबी कदम है जिसमें कचरे को बोझ की नज़र से देखने की बजाय एक मौका तस्वुर किया जाता है खिदमत का, बेहतरीन शहरी बनने का और इनाम भी जीतने का, जिसमें एक प्रोसेस के तहत कचरे को रिसाइकल करके कारआमद बनाया जा सकेगा और माहौलियाती आलूदगी से छुटकारा पाया जा सकेगा और एक बेहतरीन शहरी बनने का मौका भी मिलेगा। मजीद ये प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, इसकी तफसील। जी हाँ, इसकी तफसीलात हम जानते हैं। मैं ज्वाइन किया खबीरुल तनवीर साहब ने, को फाउंडर है पीको ड्रॉप के। इसके साथ साथ स्टार्टअप और इंक्यूबेटर सेंटर्स का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बड़ा डिफरेंट आइडिया है, हमें ये बताएं कि पीको ड्रॉप वैसे काम कैसे करता है और ये इतना मुनफरिद ख्याल आया कैसे आपको? तो बेसिकली एज अ स्टार्टअप कंसल्टेंट, तो स्टार्टअप्स बेसिकली इस चीज में डेवलप होते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के प्रॉब्लम्स क्या है। हम सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान में आप देखें कि आप बाहर जाओगे तो कूड़ा पड़ा रहेगा, सालों साल वहीं पड़ा है, लैंडफिल्स पड़ते रहते हैं। तो ये हमने देखा कि जो लैंडफिल जो बेसिकली प्लास्टिक है, कोई भी चीज है ना वो रिसाइकल हो सकती है, जिससे आप आम तौर पे कहते हैं रिसाइकल को करो, गोल्ड में ले आओ। हर चीज की वैल्यू होती है। पाकिस्तान में भी रिसाइकलिंग कल्चर नहीं है अभी भी, तो इस तरह हमने पीको ड्रॉप डेवलप किया। तो कबीर ये बताइएगा कि ये मॉडल कहाँ से ड्राइव किया आपने, क्योंकि अमूमन ये यूरोप में देखने को मिलता है कि आप अगर बोतल के इस्तेमाल के बाद उसे वापस दे दें तो उसकी वो पे बैक देते हैं आपको, तो क्या वहां से ड्राइव किया गया? ड्राइव वहीं से किया गया, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ 5 हम लेकर आए। राइट, ओके, जबरदस्त। अच्छा खबीर, ये भी बताएं कि ये जो पीको ड्रॉप ऐप है इसको कैसे डाउनलोड किया जा सकता है और क्या क्या चीजें रिसाइकल हो सकती है, और एक जो आम शहरी है वो कैसे इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है? तो बेसिकली हमारी ऐप स्टोर iOS पे दोनों ऐप अवेलेबल हैं। अभी FC कॉलेज के पायलट प्रोजेक्ट से हमने स्टार्ट किए। अभी में 1 मंथ नहीं हुआ तो वहाँ पर 500 एक्टिव यूजर्स हैं जिन्हें हम रिसाइकलर करते हैं।
आपने कोई भी फॉर एग्जांपल पानी की बोतल ये पी ली तो आपने आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसे प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, डस्टबिन के अंदर करते हैं। अब वो हमारी जो डस्टबिन है ना उसमें आपने स्कैन करना होता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, QR कोड मिलता है और वो स्कैन जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम में चले जाते हैं, राइट, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, राइट। तो उस रिवॉर्ड्स को आप बाद में यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि पाकिस्तान में वेस्ट मैनेजमेंट का जो निजाम है आपको गैर मुनज़्ज़म क्यों लगता है? तो अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ प्लास्टिक की बात करें तो 3.9 मिलियन टन एक साल में जनरेट होता है सिर्फ प्लास्टिक। 3.9 मिलियन टन एक साल में सिर्फ प्लास्टिक, उनमें से 6% रिसाइकल होता है, मतलब 94% लैंडफिल में पड़ा पता खराब हो जाता है। उसकी वजह से हमारी सैनिटेशन, सीवरेज सिस्टम और बाकी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, अच्छा कभी ये बताएं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके हवाले से ये पिको ड्रॉप कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा इन फ्यूचर? तो अभी हमें 1 मंथ नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए, हमारे पास 10 पार्टनर्स हैं जिन्हें हम सस्टेनेबल पार्टनर्स कहते हैं, जो कि रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम में हमारा हेल्प कर रहे हैं। 10 पार्टनर्स ऑन बोर्ड है हमारे, जिनमें 5 इवेंट्स करा चुके हैं और 500 जो एक्टिव यूजर्स हैं उन्हें रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं और अभी में 1 मंथ नहीं हुआ। दूसरी हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से बात हो रही है, जो कि हमारा जो डिस्पोजेबल क्वांटिटी है ना वो उठाएंगे और रिसाइकल पे जाएंगे सारी की सारी। राइट, तो अभी ये बताइएगा कि आप इसका स्कोप कितना देखते हैं और इसको कितना स्केल किया जा सकता है मुल्क में? अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि 6% रिसाइकल हो रहा है। अब मैंने फॉर एग्जांपल जो शर्ट पहनी है ना वो भी रिसाइकल क्लोथ से बनी है। मैं इसलिए खास ये पहन के आया ताकि मैं बता सकूं कि हर चीज रिसाइकल हो सकती है। ओके, अच्छा कबीर ये बताएं कि अभी आपने कहा कि 1 मंथ हुआ है पिको ड्रॉप को, तो इस 1 महीने में कौन कौन से टारगेट्स अचीव कर लिए हैं? हमारा 500 एक्टिव यूजर्स हैं, 10 पार्टनर्स ऑन बोर्ड है, 5 इवेंट्स हम करा चुके हैं जिसे रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम की तौर पर हमने इवेंट्स किए, 5 शेड्यूल्ड हैं। फिर 2-3 रिसाइकलिंग कंपनी के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं जो कि फाइनलाइज इंशाल्लाह हो जाएंगे और इंशाल्लाह हम रेवेन्यू स्टेज पे भी बहुत इंशाल्लाह 1 to 2 वीक्स में आ जाएंगे। बिल्कुल, और ये जो एक इकोसिस्टम आपने बनाया है उसके लिए आपको अगर फंड करना हो तो उसका कोई तरीकेकार भी वजह किया गया है? तो अभी हम फंडिंग पे अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारा सारा जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, लेकिन आइंदा हमारे जब पार्टनर जब आ जाएंगे तो हम फंडिंग और रेज भी इंशाल्लाह कर देंगे। ओके, और कबीर कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो बेसिकली जो हमारा बेसिक एजुकेशन का मैसेज यही है कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 11 नंबर और 12 गोल्स इसी पे फोकस करती है, सस्टेनेबल हाउसिंग और सस्टेनेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट। ये हमारा प्रोडक्ट इसी बेस पे बना हुआ है। हम कहते हैं कि आपने जो चीज यूज की है उसे रिसाइकिल करो और फिर वो रीयूज हो जाएंगे। 3 प्रोडक्ट्स, रीयूज, रिसाइकल और फिर दोबारा उसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यही मोटो है पिको ड्रॉप का। और बहुत शुक्रिया कबीर हमसे गुफ्तगू करने के लिए और अपने मिशन से हमारे नाज़रीन को आगाह करने के लिए। जनाब, यही वो तरीके हैं जिनसे आप एक हेल्दी कौम बनकर सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक से बहुत पीछे है। तो पिको ड्रॉप जैसे इनिशिएटिव्स जो हैं इनको ज़रूर होना चाहिए, उनको आपको सपोर्ट भी करना चाहिए। इसके साथ एक्सप्रेसो से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।